हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो कल का लेक्चर कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। इस वाले लेक्चर में सॉरी, ठंडी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है बाहर में ठंडी। कल हम लोगों ने अपेंडिसाइटिस पूरा ख़त्म कर लिया है कि नहीं है ना। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। क्या? IBD। आज के लेक्चर में हम लोग क्या डील करेंगे? ये भी MSN का ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर ही है। इसमें दो डिजीज कंडीशन आएंगे, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। देखो, IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS होता है, ठीक है, वो अलग है। इरिटेटेबल होता है, मतलब वो इरिटेट होता है, ठीक है। और ये क्या है? इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेटरी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके अंदर क्या आता है? दो डिजीज आता है, लिखो। इट इंक्लूड टू डिजीज। देखो, हम लोग पूरा ये जो दो डिजीज है हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बेसिस पे एक डेफिनेशन सारा जानेंगे, सारा चीज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें पहला डिजीज कौन है? क्रॉन्स। क्रॉन्स और दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस क्या? अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स, सॉरी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स दो डिजीज है। दो डिजीज को मिला के क्या बनता है? IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब हम लोग देखेंगे क्रॉन्स क्या होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। पहले इतना यहाँ तक समझ में आया सबको कि हमारा जो IBD है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, वो दो डिजीज को मिला के उसको हम टर्म दिए हैं क्या? क्रॉन्स डिजीज को और अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज को, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोले? IBD बोले, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। तो इसको हम यहां से लिखना चालू करते हैं, डिफरेंशिएट करके। कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको मिटा दे, मिटा के लिखे, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, पहले लिखो क्रॉन्स। क्रॉन्स, अच्छा, क्रॉन्स का दूसरा नाम रीजनल कोलाइटिस में COLIT हो सकता है, या अल्सरेटिव समोसा। चलो, ऐसे होगा, ठीक है। चल, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या? डेफिनेशन। ऐसे क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि दोनों डिजीज एक दूसरे से सिमिलर है। चलो लिखते चलो पहले साथ में ही, उसके बाद समझते चलेंगे, ठीक है। ये सारा डिजीज जो होता है, इट इज एन इडियोपैथिक डिजीज। idiopathic disease, it is an idiopathic disease of GI tract which affect anywhere in GIT. Anywhere in GIT in which transmural environment। चलो, क्रॉन्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा मैंने?
इट इज एन इडियोपैथिक, मतलब ये ऐसा डिजीज कंडीशन है मतलब जिसका कोई आपको एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। इडियोपैथिक किसको बोलते हैं? इडियोपैथिक ऊपर में लिख लेंगे आप लोग सब लोग। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, इडियोपैथिक अननोन कॉज, ठीक है। इडियोपैथिक का मतलब अननोन कॉज, इडियोपैथिक का मतलब क्या होगा? अननोन कॉज, जिसका कॉज नहीं पता हो। जीआई का है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। अब देखो ट्रांसम्यूरल और इसमें नॉन ट्रांसम्यूरल, अब ये दोनों को समझ लो तो डिजीज कंडीशन समझ जाओगे। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, लिखना होगा आप लोग को, लिख लेना ऊपर में ट्रांसम्यूरल, इसमें नहीं, डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है, ये अलग है समझाने के लिए। ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल। देखो क्रॉन्स ऐसा डिजीज, सबसे पहले समझो कि हमारा जो जीआई का हिस्टोलॉजी था उसमें 4 पार्ट थे। 4 कौन कौन से थे? सबसे पहले म्यूकोसा मस्कुलरिस, है ना, ऐसा था ना, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा, ऐसा करके था ना, इनर से आउटर की तरफ अगर देखेंगे तो ये 4 लेयर मान लो मैंने बना दिया, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे आउटर लेयर सरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। ये 4 लेयर हो गया हमारे जीआईटी का, मतलब आपके जीआईटी का ये 4 लेयर हो गया। क्या मान के चलो, सपोज दैट ये आप इसको इंटेस्टाइन लेके चलो, क्या इलियाटिस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। ये मैं एक पॉइंट लिख दूंगा नीचे, इसको याद रखना है कि ये स्मॉल से रिलेटेड होता है। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहीं भी हो सकता है पूरे बॉडी में, लेकिन ज्यादातर चांस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये लार्ज वाला, ये क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखना, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को एग्जांपल लेके चलो। इसका 4 लेयर कौन कौन? सरोसा, क्या क्या? सेरोसा, ये सरोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा, ठीक है। ये 4 लेयर हमने देखा, 4 लेयर देखा, ठीक है। ये 4 लेयर हमारा। अब इस डिजीज कंडीशन में होता क्या है क्रॉन्स में, आपका जब ये इंटरनल लेयर है, सबसे अंदर वाला लेयर क्या है? म्यूकोसा होता है जिसको बोलते हैं। क्या किया इसने? यहाँ पे अल्सर डेवलप हुआ, ठीक है। इस लोकेशन पे अल्सर डेवलप हुआ। ये क्या करेगा? इसको डैमेज करेगा, फिर ये इसको डैमेज करेगा, फिर पूरा इसको डैमेज करेगा, इसको डैमेज करेगा, फिर परफोरेशन छेद होकर बाहर निकल जाएगा, मतलब सरोसा से भी डैमेज होकर बाहर निकल जाएगा। मतलब ट्रांसम्यूरल कहने का मतलब इस डिजीज में हमारा चारों लेयर जो है, चारों लेयर इसका क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, मतलब चारों लेयर हमारे इंटरनल जीआई का जो चारों लेयर है स्किन का, मतलब जो सॉरी चारों लेयर हो गया आपका इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो चारों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें क्या होता है? चारों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब 4 लेयर डैमेज होता है। क्या होता है इसमें? 4 लेयर डैमेज फ्रॉम अल्सर, अल्सर होगा, अल्सर बोल सकते हो या कुछ बोल सकते हो, ठीक है। मतलब डैमेज कर देगा, परफोरेशन भी बोल सकते हो, परफोरेट कर देता है, छेद कर देता है। नॉन ट्रांसम्यूरल में क्या होगा? इसमें ओनली 2 लेयर्स, 2 लेयर्स, ओनली 2 लेयर्स कहने का मतलब कि म्यूकोजा और म्यूकोजा के ऊपर वाला, बस 2 ही लेयर, म्यूकोजा और म्यूकोजा के ऊपर वाला, बस 2 ही लेयर डैमेज होगा, उसके ऊपर डैमेज नहीं होगा नॉन ट्रांसम्यूरल में। तो ये क्या है? ट्रांसम्यूरल। और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? नॉन ट्रांसम्यूरल। तो आओ देख लेते हैं इसको, इसको भी लिख लो, अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी। इट इज एन इडियोपैथिक डिसऑर्डर, दिख रहा है डिसऑर्डर लिखा मैंने लास्ट में, इडियोपैथिक डिसऑर्डर ऑफ जीआई ट्रैक्ट which affect only। देखो किसी को नहीं कुछ समझ में आ रहा है कमेंट डाउन कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ लिखते लिखते रिपीट भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पे। अफेक्ट ओनली कोलोन, कोलोन किसका पार्ट? सीकम कोलोन रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का 2 लेयर डैमेज होता है। और स्मॉल इसमें क्रॉन्स रीजनल इलियाइटिस या क्रॉन्स डिजीज में किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 लेयर डैमेज होता है। समझ में आया? देख लो, ओनली कोलोन इन नॉन ट्रांसम्यूरल, नॉन ट्रांसम्यूरल ऊपर ब्रैकेट में लिख लेना, मतलब जो ये बगल में लिखा है इधर इन्वॉल्वमेंट,
समझ में? इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, समझ में आया? सॉरी क्या हुआ? ट्रांसम्यूरल नॉन ट्रांसम्यूरल समझ में आया? चारों लेयर डैमेज, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सेरोसा, चारों लेयर डैमेज। इसमें सिर्फ 2 लेयर डैमेज, कौन सा? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, बस 2 ही लेयर डैमेज है इसमें। चल, मतलब 2 लेयर, शुरू का 2 लेयर इनर तरफ से, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, डेफिनेशन दिखा दिया, और लिख सकते हो इसमें एक पॉइंट और, इट इज एन inflammatory process। दोनों है, ये भी है, इट इज ऑल्सो एन inflammatory process। वेट, मैं इसमें रिफिल कर देता हूँ, डेली रिलीज का क्या है यार। ठीक है, दोनों क्या है? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। एक चीज याद रखना, क्रॉन्स में क्या होता है? चारों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है? सिर्फ 2 लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें क्रॉन्स में चारों लेयर किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में 2 लेयर किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये खुलता क्यों नहीं है? अभी तो खुल रहा था ये। चलो कोई नहीं, छोड़ो, चल रहा है ना, ठीक है। यार ये इसमें अपोजिट होता है यार, चलो कोई नहीं, हटाओ, छोड़ो, नहीं खुल रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, इटियोलॉजी डिस्कस करते हैं। इटियोलॉजी में ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि इडियोपैथिक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लिखते हैं हम लोग। ये सारा नोट डाउन करना है जिनको, कर लो जल्दी से, फिर उसका इटियोलॉजी देखते हैं हम लोग। कर लिया? ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल ऊपर में लिख लेना, ये ट्रांसम्यूरल यहाँ लिखा है और नॉन ट्रांसम्यूरल लिखा है, उसका मतलब था ये, समझे? इडियोपैथिक का मतलब वहां लिख दिया अननोन कॉज, जिसको बोलते हैं। मिटा लो, नहीं लिख लो, ठीक है। चलो, अब ये ऐसे ही पूरा लाइन बना के ही रखना, ऐसे ही लाइन पे लिखना है। जब पूरा लेक्चर लिख ले, जब समझा ले, तब टाइम पॉज करके लिखना, तुरंत मत लिखना साथ साथ, नहीं तो फिर स्पेस का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, प्रॉब्लम है ना, इसीलिए साथ साथ मत लिखना, लिख ले उसके बाद। चलो, अब इटियोलॉजी देख लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी का मतलब कॉजेस, किस कारण होता है, लिख लो यहाँ पे, अननोन कॉज ड्यू टू इडियोपैथिक। अननोन कॉज लिख सकते हो, और एग्जांपल में और 1-2 लिख सकते हो, ऑटो इम्यून हो सकता है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, किसका? HLA-DR1 से होता है, ठीक है। जीन एनवायरमेंटल से भी हो सकता है, हैंड हाइजीन हाइपोथेसिस, ठीक है। सेम इसको भी उतार लेना, ऑटो इम्यून यहाँ भी होगा, जेनेटिक पोजीशन होगा जिसमें HLA, उतना लिख लेना, इसमें HLA-DR1 था और इसमें क्या हो जाएगा? HLA-DR2, ये वाला उतार लेना, जेनेटिक, छोड़ो लिख ही देते हैं, जेनेटिक
प्रेडिस्पोजिशन। ये जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझाएंगे ये चीज़ क्या होता है। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी जेनेटिक्स नहीं खोल सकते हैं, सिलेबस जल्दी कवर करना है, इसलिए अभी इतना जान लो। ये नेम है HLA-DR1, जो कि जिस ह्यूमन बीइंग में ये जीन अगर पाया जाता है, मतलब जीन में ये टाइप पाया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है क्या होने का, क्रॉन्स डिजीज या रीजनल इलाइटिस, या HLA-DR2 हुआ तो बहुत ज़्यादा चांस है उसको क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का। ऐसे HLA का अगर आपको फुल फॉर्म जानना है तो इस पर लिख लो HLA फुल फॉर्म। HLA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, ये HLA का फुल फॉर्म है, क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। उधर भी वही चीज है, बाकी सारा उतार देना, हैंड हाइजीन हाइपोथेसिस ये भी उतार देना इसको। ठीक है, बराबर है। चलो जल्दी से इसको लिखो, नोट डाउन करो। समझ में आ रहा है अभी तक? यहाँ तक जो भी बताया समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताना। ठीक है, इसको उतार लो। इतना नहीं याद भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, ये क्या है, अननोन कॉज, इडियोपैथिक डिजीज है तो कोई कॉज उसका नहीं पता रहेगा, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है क्यों होता है, तो बस ये याद रखना क्या है, अननोन कॉज है। चल आगे चलो, इसको मिटा दे, नेम लिखा है जिन्होंने बैक करके लिख लो। बस इतना आप लोग को याद रखना है क्या, कि क्रॉन्स में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे हालांकि पूरे बॉडी में ये कहीं भी हो सकता है क्रॉन्स, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द चांस क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें भी किसका, इलियम का। अगर मान लो किसी को क्रॉन्स हो गया, छोड़ो सिम्टम के बेसिस पे बात करते हैं, अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, या किसी को डाइजेशन में प्रॉपर मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा डिजीज का सिम्टम्स है, क्रॉन्स का या अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जल्दी बताओ, कमेंट आउट करो। किसी आदमी को, किसी ह्यूमन बीइंग को कोई खाना वो खा रहा है, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कौन सा डिजीज का कंडीशन है, क्रॉन्स का या अल्सरेटिव कोलाइटिस का। ये चीज बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको, डिजीज कंडीशन को नहीं बताया, लेकिन आपको मैकेनिज्म बताया है कि कहाँ पे हम लोग का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन साइट क्या है, कहाँ पे। तो सबको अगर बताओ, जल्दी बताओ, नहीं बताओगे तो फिर बताऊंगा मैं, नहीं बताया। चलो तो सुनो, हम लोग का क्या है, सबसे ज्यादा जो ये एब्जॉर्प्शन का जो साइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा है, इलियम, टर्मिनल इलियम, नाम सुना होगा इलियम, तो इलियम में होता है। तो ये ज्यादातर चांस क्रॉन्स का कहाँ का होने का होता है, इलियम में होता है। तो इलियम में अगर ये कंडीशन, डिजीज कंडीशन डेवलप ही हो गया, तो फिर आपका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन काम नहीं होगा, फंक्शन नहीं हो पाएगा। फिर देखेंगे इसका कैसे शेप में होता है और उसका कैसा शेप में होता है, ये सब अभी सारा बात करेंगे में, धैर्य रखना है, एकदम भागना नहीं है, सब धीरे धीरे सारा चीज का बात होगा, A to Z बात होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं धीरे धीरे मोस्ट कॉमन क्या है, साइट, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट में कौन सा है, इसकी बात करें तो टर्मिनल इलियम, इसकी अगर बात करें तो रेक्टम, देखो इसका टर्मिनल इलियम, जो इलियम मैंने बताया आपको, और इसका क्या है, रेक्टम। देखो रेक्टम फर्स्ट लिखने का मतलब कि सबसे पहला अगर कहीं ऑप्शन है आपसे कोई पूछे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो पहला रेक्टम ही होना चाहिए, रेक्टम में ही ज्यादा चांस है होने का। देन उसके बाद सिग्मॉइड कोलन में होता है, सिग्मॉइड कोलन रेक्टम से क्या, देखो नीचे से होता है, क्या होता है, ये नीचे से आपके एनएस से रेक्टम में, रेक्टम से फिर आपका सिग्मॉइड कोलन में, नीचे से ये अल्सर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग इन नेचर। ठीक है, ये क्या है, असेंडिंग इन नेचर है।
मोस्ट कॉमन साइट की बात करें क्रॉन्स कहाँ पे, टर्मिनल इलियम पे, और अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ है, रेक्टम। पहला प्रायोरिटी रेक्टम, हमेशा रेक्टम रेक्टम रेक्टम। रेक्टम में सबसे ज्यादा चांस है क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। उसके बाद फिर क्या है, सिग्मॉइड कोलन। कोलन में भी कौन, सिग्मॉइड कोलन। कोलन कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के मैंने बताया था आपको। कौन कौन से जल्दी बताएंगे सब लोग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड। तो क्या सबसे, सिग्मॉइड सबसे लास्ट में, ठीक है। नीचे से रेक्टम से स्टार्ट होगा, सिग्मॉइड कोलन। दो हमने लिखा है यहाँ पे, रेक्टम सबसे ज्यादा चांस है होने का और सिग्मॉइड कम उससे, मतलब उसके बाद फिर फैलेगा। अगर सेक्स की बात करें, सेक्स मतलब वो वाला सेक्स नहीं, सेक्स मतलब किस किस में हो सकता है, फीमेल, और इसमें दोनों ही जो बीमारी वाला कंडीशन है वो ज़्यादातर फीमेल से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फिलिक है, मतलब फीमेल फिलिक है, मतलब फीमेल लवर है। ये दोनों डिजीज कंडीशन फीमेल को ज़्यादातर कंडीशन ये हो सकता है क्या, होता है। दोनों डिजीज कंडीशन सेक्स की अगर बात करें मेल फीमेल में, तो फीमेल में ज़्यादा चांस है होने का। एज की बात करें, वही एज अपेंडिसाइटिस की तरह, उसमें क्या था, 10 से स्टार्ट था, यहाँ पे 20 से 40 लिख दो, 20 to 40 ईयर्स। इसमें क्या सेम यही आपका उम्र है जवानी का, दारू पीने का यही उम्र है घूमने का, सुट्टा मारने का। इसी उम्र में ये सब बीमारियां होती है, समझ में आया। अब देखो एक क्रॉस फीचर की अगर बात करें तो वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखाएंगे, अभी नहीं, इसको मिटा दे, इतना पहले नोट कर लो, नहीं तो इसमें अगर लिख दिया तो फिर कंटिन्यू रखना है, हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि समझाने में फिर बनेगा नहीं। चलो इसको लिखो जल्दी से, तीन चीज लिखा है मैंने, सब इजी है, मोस्ट मिटा दे, लिख लिया हुआ। चलो अब ग्रॉस फीचर की बात करें हम लोग, ग्रॉस फीचर क्या क्या है देखते चलेंगे। बहुत इजी है यार, डिजीज कंडीशन ये सब इजी है, इतना लोड लेके नहीं पढ़ना है, मजे लेके पढ़ो, मजा आएगा। फील करो, फील। अगर डिजीज कंडीशन फील नहीं किया आप लोगों ने तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप रटते ही रह जाओगे, रटन विद्या, वो किताब कॉपी में ही पढ़ा रह जाता है। फील करो, फील करो कि हाँ मेरे सामने कोई पेशेंट आके बैठा हुआ है, क्रॉन्स का बैठा हुआ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का बैठा हुआ है, हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, साइन एंड सिम्पटम्स सब कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आया। दोनों का ग्रॉस फीचर भी कंपेयर कर रहे हैं। ग्रॉस फीचर में क्या क्या आएगा देखो, लिखो पहले ग्रॉस फीचर। ग्रॉस फीचर में बात करें सबसे पहला फीचर की, लेजन की बात करेंगे। लेजन मतलब मार्क, लेजन। अब देखो इसमें लेजन कैसा होगा, पहले समझो, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन मान के चलो, क्या है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या हो गया ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन का हॉस्ट्रा का इन्वॉल्वमेंट है, ये का है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं, इसमें अगर लेजन की बात करेंगे तो लेजन इसमें कैसा होगा, एक यहाँ पाउच बन गया, 2 बन गया, फिर छोड़ के 3 बन गया, फिर छोड़ के 4 बन गया, ऐसा क्या है, छोड़ छोड़ के, मतलब एक बना फिर स्किप छोड़, फिर स्किप बीच में जगह है, फिर छोड़ के, मतलब कंटिन्यू नहीं है ये, क्या है, पहला लेजन दूसरा लेजन के बीच में गैप है, फिर दूसरा और तीसरा के बीच में गैप है, तीसरा और चौथा के बीच में गैप है, तो ये क्या बोलते हैं, इस कंडीशन, इस लेजन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्किप लेजन। क्या बोलते हैं इसको, स्किप लेजन। लेजन मतलब मार्क, मतलब अगर मान लो अल्सर अंदर में हो रहा है तो अल्सर किस टाइप का, दोनों में अल्सर ही होता है, अल्सर इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, दोनों में इन्फ्लेमेशन ही होगा अंदर में। ये एक रेफरेंस मैंने दिखाया, ऐसा इन्फ्लेमेशन का एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है, लेकिन रेफरेंस मैंने दिखाया, ठीक है। तो क्या होगा, छोड़ छोड़ के बढ़ रहा है, कैसे, एक हुआ, एक बाद फिर 2, फिर बीच में स्पेस, फिर 3, फिर बीच में स्पेस, फिर 4, ऐसे है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूं, क्या लिख लूं, स्किप लेजर। क्या इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्किप लेजर। अगर आप लोग को लिखना है वैसा ड्रॉ करना है तो आप लोग बना सकते हो नोट में, पहले स्किप लेजर लिख लेना और उसके बाद वो वाला बना लेना, स्किप लेजर। इसमें क्या है, स्किप लेजर मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बीच बीच में गैप होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद, यार ये ब्लू वाला काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो स्किप लेजन हो गया इसमें, उसका इसकी बात करेंगे, देखो ये हमारा, ये हमारा क्या है इसमें,
अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसमें कहीं भी होगा, मान लो एक जगह कहीं यहाँ पकड़ लिया तो यहाँ पे एक जब पूरा पहले ऐसे होगा, धीरे 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 फिर कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझे, दिखा, देखो इसमें यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर पूरा कम, ऐसे इस टाइप से होगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, समझ में आया? मतलब इसमें कहने का मतलब, इसमें क्या हो रहा था, इसमें गैप छोड़ छोड़ के हो रहा था, स्किप लेजन है, एक हुआ, फिर बीच में थोड़ा सा गैप, फिर बीच में गैप। लेजन की बात करें, मार्क की बात करें, फोड़ा की बात करें हिंदी में अपना भाषा में, तो इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यू है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं है, एक बार पूरा, जैसे मान लो इस पे एक बार यहाँ ऐसे कंटिन्यू ऐसे है, ठीक है, कंटिन्यू, मतलब ज्यादा से फिर कम 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 कम, फिर पूरा खत्म, इसके आगे फिर दूसरा जगह स्टार्ट होगा, फिर ऐसा नहीं है कि इसमें एक यहाँ फिर उसके जस्ट थोड़ा दूर आगे दो 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 ऐसे करके नहीं है, इसमें एक ही जगह है लेकिन पूरा एक साथ है, मतलब एक साथ एरिया कवर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यू या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कम होते जाना, ज्यादा से कम होना, ठीक है। तो इसको दो नाम दे सकते हैं, कंटिन्यू या डिफ्यूजिव। डिफ्यूजिव बोल सकते हैं, डिफ्यूजिव, कंटिन्यू या डिफ्यूजिव। अब देखो, अब इसमें लेजन के बाद यही चीजें समझने वाली है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझाऊंगा। बोलो, स्किप लेजन समझ में आया? स्किप लेजन कहने का मतलब ये ऐसे, ठीक है, स्किप लेजन कहने का मतलब। और कंटिन्यू डिफ्यूजिव मतलब मान के चलो स्मॉल ऐसा होता, लार्ज है ऐसे ऐसे होता है फोस्ट्रा की स्ट्रक्चर, ठीक है, मान के चलो इसमें होगा तो ऐसे होगा एक जगह, फिर कम, फिर उसका खत्म, ऐसे होगा, समझ में आया? चलो, लेजर के बाद स्यूडोपॉलिप। स्यूडोपॉलिप, स्यूडो मतलब झूठ, और पॉलिप का मतलब साइड में कहीं लिख लो, पॉलिप का मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ। पॉलिप का मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ, स्यूडो मतलब झूठा, और पॉलिप मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ। चलो ठीक है, इसको लिख लेना। इसमें पहले देखो, ये है ऐसे ऐसे है, इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, ये बड़ा होगा। कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा फॉर्म लग रहा है आपको? पैच जैसा लग रहा है, एक पैच हुआ फिर दो पैच, ऐसा ऐसा पैच बन रहा है, तो इसको लिखेंगे क्या, स्यूडो पैच फॉर्म। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखो, क्रॉन्स जो होगा उसका अगर आप ग्रॉस फीचर मतलब अगर देखने जाओगे, अंदर में फाइंड करने जाओगे, कैसे पहचानोगे कि वो ये क्रॉन्स है, तो उसका स्किप लेजन होगा, मतलब एक जगह हुआ फिर छोड़ के दूसरे जगह, फिर छोड़ के तीसरे जगह, इलियम में, क्या इलियम में ही आपके ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा, वो भी कहाँ पे, टर्मिनल इलियम में, मतलब इलियम पे टर्मिनल्स पे। और उसके बाद फिर देखेंगे इसका स्यूडोपॉलिप। पॉलिप का अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या होगा, पैच टाइप का फॉर्म होगा, क्या पैची होगा, मतलब एक जैसे यहाँ पे एक पैच हो गया, दो पैच, ठीक है, ऐसे मान के चलिए है, इसमें ऐसे ऐसे पैची फॉर्म होगा, देखो ऐसे, ये पैची हो गया, ये पैची हो गया, ठीक है, ये पैची हो गया, ऐसे पैची हो गया, समझ में आ रहा? पैच मतलब समझते हो ना, पैच चिप्पी वैसे ही पैच हो गया, ये चिप्पी टाइप का, ठीक है। और इसमें तो सिंपल है, ये कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू लिखेंगे, कंटिन्यू स्यूडो पॉलिप, वही चीज है, लिख दो ऐसे, सिंपल हो गया ये, स्यूडो कंटिन्यू हो गया वो। इसमें क्या है, पैच फॉर्म है, पैच एक साथ जुड़ा हुआ नहीं, उसमें कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, समझ में आया? स्यूडोपॉलिप। उसके बाद अब एक चीज बताओ, अब खुद आप लोग दिमाग लगाओ, इसी से रिलेट करो। अगर मैं पूछूं आपसे कि साइज ऑफ ल्यूमेन का साइज इसमें मैटर करेगा, मतलब इसमें चेंज होगा, ये जब हो गया तो इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा? ल्यूमेन का साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? जल्दी बताओ, क्या करेगा, जल्दी बताओ, डिक्रीज करेगा ना। तो इसमें लिखो साइज, स्ट्रिंग साइज लिख लो पहले, स्ट्रिंग साइज के कारण ड्यू टू क्या होगा, साइज ऑफ ल्यूमेन
ल्यूमेन क्या होगा, डिक्रीज। साइज ऑफ ल्यूमेन क्या हो रहा है, मान लो इतना पैच बन गया तो साइज ऑफ ल्यूमेन डिक्रीज हुआ ना, कम हुआ ना, क्यों हुआ, ड्यू टू कैल्सी, ये क्या हो रहा है, पैच जब बन रहा है तो क्या हो रहा है, कैल्सिफिकेशन, ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन क्या हो रहा है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, या फाइब्रोसिस भी लिख सकते हो, फाइब्रोसिस, ठीक है, कैल्सिफिकेशन या फाइब्रोसिस के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे पैच बन रहा है, उसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या ऐसे मार्क कर लेना, डिक्रीज। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, ड्यू टू आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, हॉस्ट्रा, इसको हॉस्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, अरे मतलब इतना नहीं होता है, सर्टेन एक अमाउंट गैप होता है बीच में। तो अब मान लो यहाँ पे, मान लो कहीं पे लेजर भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक सिंपल नैरो जो ट्यूब होगा वो तो आपको इफेक्ट नहीं होगा ना, इसके अंदर ही होगा ना, इसके अंदर ही होगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको जो ये ट्यूब ड्रॉ किया है ऐसे, तो ये जो इन्फ्लामेशन होगा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये होगा इसके अंदर, इसके अंदर, इसका साइज तो चेंज नहीं होगा, उसका साइज तो उतना ही रहेगा, तो क्या लिखेंगे, लीड पाइप डिफॉर्मिटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लीड पाइप, नहीं समझ में आ रहा है रुको बताएंगे फिर से, घबराना नहीं है, डिफॉर्मिटी, लीड पाइप डिफॉर्मिटी इन विच, इसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा, इन विच हॉस्ट्रा गेट्स फ्लैटेंड, फ्लैटेंड, ठीक है, मान के चलो ये हॉस्ट्रा हो गया, एग्जैक्ट मैंने यहाँ बताया, वहां नहीं बन पा रहा था। अब देखो, अब यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन इसमें हो भी गया, इसमें भी हो गया, चाहे इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, तो कोई मैटर नहीं ना करेगा, क्यों मैटर नहीं करेगा, क्योंकि साइज तो आपका ही रहेगा एंट्री और एग्जिट का, ट्यूब का, है कि नहीं है, ट्यूब लाइक फॉर्म हो जाएगा, है ना, तो वही लिखा पाइप लाइक, पाइप लाइक बना कि नहीं बना स्ट्रक्चर, तो वही लीड पाइप डिफॉर्मिटी बोलते हैं, जिसको हॉस्ट्रा क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, हॉस्ट्रा क्या हो गया, फ्लैटेंड हो गया, समझ में आया। ल्यूमेन की अगर बात करें तो इसका क्या हो गया, पाइप डिफॉर्मिटी हो गया, इसका क्या हो गया, स्ट्रिंग साइन हो गया, जिसे स्ट्रिंग साइन बोलेंगे इसको, ल्यूमेन का साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये सारे नाम है, नहीं समझ में आ रहा है एटलीस्ट स्ट्रिंग साइन याद रखें और लीड पाइप डिफॉर्मिटी याद रखें, दो चीज याद रखें, और बाकी समझने के लिए याद रखें कि इसमें साइज डिक्रीज हो जाता है, क्या, पाइप का मतलब इंटेस्टाइन का, और इसमें क्या होता है, पाइप शेप बन जाता है, पाइप शेप, इंटेस्टाइन क्या होता है, पाइप शेप बन जाता है, और इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन का साइज डिक्रीज हो जाता है, इसमें क्या बन जाता है, पाइप शेप बन जाता है, इतना याद रखना है, ठीक है, नहीं समझ में आया इतना याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक पॉइंट और लिख ले यहाँ पे, चलो अपीयरेंस ऑफ म्यूकोसा, फ्रेम में आ रहा है, अपीयरेंस ऑफ म्यूकोसा, अपीयरेंस ऑफ म्यूकोसा क्या बोलेंगे इसको, कॉबल स्टोन अपीयरेंस, कॉबल स्टोन अपीयरेंस क्यों बोलेंगे बताते हैं, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें एब्सेंट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कंटिन्यू है, कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, एक ही में कंटिन्यू है, मान लीजिए कंटिन्यू है आपका, कोई गैप नहीं है, तो क्या फायदा है, इसमें देखो गैप है, तो गैप के कारण क्या होगा, कॉबल स्टोन अपीयरेंस, मतलब कहीं कहीं पे जैसे कहीं पत्थर का अगर घर बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या होता है, एक पत्थर डालो, उसके बीच में फिर गैप हो जाता है, फिर ऊपर पत्थर डालो, ऐसा होता है ना, ईंट में तो आपको बराबर कर दिया जाता है सीमेंट डाल के, है ना, वैसा नहीं, मान लो कहीं पे कोई कच्चा घर है, कहीं पे देख रहे हो, तो गैप हो गया, जैसे क्या हो गया, ये डाला मैंने पत्थर, इसके ऊपर फिर एक पत्थर डाला, तो एबनॉर्मल शेप के कारण क्या होता है, गैप हो जाता है, बीच में होता है कि नहीं होता है, इंटरलिंक नहीं रहता है अच्छे से दोनों एक दूसरे से, तो वही कहने का मतलब क्या, अपीयरेंस ऑफ म्यूकोसा क्या है, इसमें कॉबल स्टोन अपीयरेंस है, कॉबल स्टोन अपीयरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख लोगे, इसको बोलेंगे ड्यू टू गैप, ड्यू टू गैप,
गैप के कारण। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ तो एब्सेंट ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तो गैप है ही नहीं, उसमें क्लियर है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू एंड डिफ्यूजिव है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ म्यूकोसा हो गया। उसके बाद टॉक्सिक मेगाकोलोन, इसमें लिखा है ना, नहीं हो पाएगा, चलो इतना पहले लिखो, उसका फिर देखते हैं, जल्दी इसको नोट डाउन करो। नहीं, इसी में लिख देता है, छोड़ो, एक लिख लो टॉपिक और एक लाइन इसमें, फिर मिटा के, मतलब फिर अभी और बहुत सारा है। टॉक्सिक मेगाकोलोन, मेगाकोलोन, इसमें तो खैर कोलोन है ही नहीं, कोलोन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये क्या इलियम का बात हो रहा था, इसमें क्या एब्सेंट होगा, पहले देख लो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है, नाइस। तो ये तो इसमें क्या बात करेंगे, इसमें तो कोई है ही नहीं, क्या है, इसमें इलियम की बात कर रहे हैं, कोलोन तो है ही नहीं, कोलोन उसमें है, तो इसमें लिख देते हैं एब्सेंट, क्या एब्सेंट, इसमें क्या होगा प्रेजेंट। टॉक्सिक मेगाकोलोन कहने का मतलब कि ब्रैकेट में अगर आ सकता है, लिख लो यहाँ पे कि कोलोन इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लामेशन। कोलोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इन्फ्लामेशन के कारण, टॉक्सिक मेगाकोलोन। इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि कोलोन की बात हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कोलाइटिस। चलो इतना चीज लिख लिया। अब लिखने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ, अब माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करेंगे। माइक्रोस्कोपिक यहाँ तक देख लिया, ग्रॉस फीचर देख लिया हम लोगों ने, ये ग्रॉस फीचर, बेसिक ग्रॉस फीचर हो गया। अब ग्रॉस फीचर कहने का मतलब कि अगर आप देखोगे इसको तो इतना चीज, अगर मान लो किसी में स्किप लेजन या पैच फॉर्म प्रेजेंट हुआ, मैंने समझा दिया स्किप लेजन पैच फॉर्म क्या होता है, या आपका ये कंटिन्यू डिफ्यूजिव क्या होता है, या डिफ्यूजन, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा फिर भी किन्हीं को, तो लेक्चर वापस बैक करें, देखें, बार बार नहीं बताया जा सकता एक चीज़ को, नहीं तो लेक्चर फिर बड़ा हो जाएगा। कंटिन्यू डिफ्यूजिव कहने का मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपका कंटिन्यू रहेगा, कोई गैप नहीं रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, गैप हो रहा है ना, अल्सर के बीच में, वॉन्ड के बीच में गैप हो रहा है, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, चलो मिटा दिया जाए इसको। पॉलिप का मतलब लिख लिया आप लोगों ने, एब्नॉर्मल ग्रोथ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिटानी चाहिए, माइक्रोस्कोपिक लिखेंगे भी। चलो पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा और लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हटा सके एक स्लाइड में। आप लोग को लेक्चर कैसा लग रहा है बताना यार कमेंट करके, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा आजकल, कोई कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। और वीडियो देख रहे हो, अगर शिद्दत से देख रहे हो, कहीं कुछ मंजिल है आपकी, तो पूरी वीडियो देख के जाओ। आधी वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आने वाला, फिर बोलोगे मार्ट साहब क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जाना खुद आपका क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट, तो ऐसा नहीं है। पूरी वीडियो देखो, समझ में आएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। अब आधी अधूरी देख कर बोलोगे कि नहीं क्या पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आपकी गलती है। पूरी वीडियो देखो, नहीं समझ में आए फिर बताना मुझे कि नहीं समझ में आना है यहाँ पे, तो फिर मैं उस पर काम करूँगा अपने पे। कोई परफेक्ट नहीं होता है भाई, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता है, हर चीज़ यहीं पे सीखता है और बड़ा बनता है लाइफ में आगे, है ना। तो वही है मेरा भी, मैं भी ऊपर से सीख के नहीं आया। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, क्रॉन्स और यूसी लिख दो, अल्सरेटिव कोलाइटिस। यूसी समझ जाओगे ना या नहीं समझोगे, लिखना पड़ेगा क्या फिर से, अरे लिखिए तो तुम लोग मासूम बच्चे हो यार। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, समझ जाने चाहिए, इतने भी बुद्धू नहीं हो, बुर्बक नहीं हो। चलो क्रॉन्स, क्या क्रॉन्स लिख लिया, क्रॉन्स। चलो अब माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब कि आप डिजीज देख रहे हो, क्रॉन्स देख रहे हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस देख रहे हो,
अब ये दोनों डिजीज हो जाता है किसी पेशेंट को, तो इसका क्या इफेक्ट मिल सकता है, उसमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या चीज क्षति होगी, क्या चीज डैमेज होगी, कौन सा लोकेशन डैमेज होगा। तो क्रॉन्स की अगर बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, तो क्रॉन्स में क्या होगा, मैंने आपको लिखा दिया है सबसे पहले ही शुरू में ही कि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 लेयर्स, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूरल या नॉन ट्रांसम्यूरल, जल्दी बताओ आप लोग कमेंट करके, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसम्यूरल या नॉन ट्रांसम्यूरल। इसमें क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ 4 2 लेयर्स। सॉरी, थोड़ा सा छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है उसके लिए। इसमें 4 लेयर इन्वॉल्व होंगे, इसमें 2 लेयर इन्वॉल्व होंगे। अब आइए देखते हैं इन्वॉल्व होंगे तो कैसा होगा और क्या क्या हो सकता है उससे। सबसे पहले 4 लेयर बनाया जाए, ठीक है, 4 मान के चलो 4। ये क्या है, म्यूकोजा, 4 लेयर समझ में आया। अब क्या होगा, कोई भी इडियोपैथिक है, कोई भी कॉज हो, कुछ भी हो, आपको एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, नोन कॉज है, तो क्या होगा इसमें, आपको यहाँ पे कोई अल्सर डेवलप हुआ, ठीक है, या आपको हाँ अल्सर ही पाउच फॉर्म हुआ, पाउच मतलब फ्लूइड फिल्ड नहीं होता ये, पाउच फॉर्म हुआ या अल्सर डेवलप हुआ, पाउच में नहीं बोल सकते इसको, वो डायवर्टिकुलाइटिस में चला जाएगा। फिर हम लोग अभी सिर्फ अल्सर देख रहे हैं, मान लो अल्सर फॉर्म हुआ है यहाँ पे। अब ये अल्सर क्या करेगा, यहाँ से ये डैमेज किया इसको, फिर ये डैमेज किया इसको, फिर ये डैमेज किया इसको, मतलब ऐसे ऐसे पूरा लेयर डैमेज हो गया। अब यहाँ से डैमेज होने के बाद यहाँ पे छेद हो गया, होल हो गया, क्या हो गया, मतलब इसने इसको होल किया, फिर इसने इसको होल किया, इस लेयर को इसने होल किया, एग्जैक्ट एक टाइम ऐसा आया कि ये पूरा होल करके बाहर निकल गया। अब इंटेस्टाइन आप लोग पता है कि छोटा सा स्पेस में पूरा क्वाइल्ड, हेवली क्वाइल्ड रहता है इंटेस्टाइन, आपका ऐसे ऐसे पूरा क्वाइल्ड रहता है ना, पूरा एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। तो समझ में आया कि नहीं, जो बोल रहे हैं हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंटेस्टाइन क्या होता है, हेवली क्वाइल्ड रहता है, एक दूसरे से पूरा सटा हुआ रहता है आपके स्टमक में। इतना छोटा एरिया में इतना इंटेस्टाइन अटा हुआ है, इतना बड़ा साइज का आपको ट्यूब अटा हुआ है, तो मतलब हेवली क्वाइल्ड होगा, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होगा, सटा होगा। तो जैसे ये परफोरेशन होके, छेद होके, जो इसका कंटेंट है, जो आपके स्टमक में, जो आपके स्टमक बोल रहे, जो आपके इलियम में कंटेंट है, वो क्या करेगा, बाहर जाएगा, और बाहर से आपके दूसरे जो इंटेस्टाइन है वहाँ, जैसे ऐसे मान लो एक इंटेस्टाइन प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, मान लो ये प्रेजेंट है, यहाँ से कंटेंट गया, अब इसको यहाँ इसने डैमेज किया, यहाँ का भी 4 लेयर डैमेज कर देगा, यहाँ भी परफोरेशन, इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, परफोरेशन। परफोरेशन समझ में आया, परफोरेशन मतलब क्या, छेद करना, लिख लेना इसके नीचे छेद, छेदी सिंह वाला है ना। तो ये छेद किया इसने, कंटेंट क्या किया, इस इंटेस्टाइन में डाला, इस इंटेस्टाइन का भी 4 लेयर डैमेज हुआ, ऐसे में भी छेद हुआ है ना, ये छेद चलता है ऐसे ही कंटिन्यू। तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, अब ये कंडीशन छेद होकर यहाँ पे पहुंचा, प्लस आपके खुले में मैदान में घूम रहा है, मतलब कि आपके एब्डोमिनल कैविटी में खुले में घूम रहा है, इंटेस्टाइन में आपका कंटेंट नहीं है, आपका जो भी खा रहे हो पी रहे हो सब बाहर घूम रहा है, एकदम मजे से मार रहा है, एकदम इधर उधर घूम रहा है। तो घूमने के कारण क्या कंडीशन हो सकता है, आपको पेरिटोनाइटिस हो सकती है, क्योंकि उसके अलावा इंटेस्टाइन के अलावा भी तो ऑर्गन प्रेजेंट है आपके एब्डोमिनल कैविटी में, तो हर जगह वो जाएंगे, ये इन्फ्लामेशन वाले बैक्टीरिया, मतलब ये इन्फ्लामेशन वाले जो कंटेंट है ये हर जगह जाएगा, और हर जगह जाके क्या करेगा, हर जगह इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। तो उस कंडीशन को मान लो अगर मल्टी ऑर्गन इन्फ्लामेशन हो गया, जैसे लिवर में इन्फ्लामेशन हो गया, आपके जीबी में इन्फ्लामेशन हो गया, हर जगह इन्फ्लामेशन हो गया आपके एब्डोमिनल कैविटी में, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। तो इस कंडीशन में एक और भी डिजीज हो सकता है जिसको हम लोग बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस मतलब एक पेरिटोनाइटिस, एक तो परफोरेशन हुआ, पेरिटोनाइटिस हुआ। पेरिटोनाइटिस कहने का मतलब कि मल्टी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन, हर जगह आपके हर ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होल हुआ, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइन दोनों सटा हुआ, अब एक दूसरे में कभी कभी ऐसा भी एबनॉर्मल ग्रोथ भी होता है इसमें। अब ये एबनॉर्मल ग्रोथ करके क्या बना देगा, एक जंक्शन बना देगा, मतलब कहने का मतलब कि ये हमारा इंटेस्टाइन है एक ऐसे, ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे जैसे होल हुआ, होल होने के बाद क्या करेगा, ऐसे एक जंक्शन बन गया, मतलब दोनों में कनेक्शन, दोनों में ये इंटेस्टाइन जुड़ गया, मतलब मान के चलो ये हमारा इलियम है और ये हमारा डुओडेनम है, तो दोनों जुड़ गया। तो ये इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फिस्तुला क्रिएट हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको, फिस्तुला। फिस्तुला भी बन रहा है। फिस्तुला मतलब क्या,
जंक्शन जुड़ना एक दूसरे का, ठीक है। एबनॉर्मल कनेक्शन लिख लो, फिस्तुला का मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू इंटेस्टाइन, ठीक है। एबनॉर्मल कनेक्शन फिस्तुला बन गया। तो कितने चीजें हो गई, एक सिंपल क्रॉन्स डिजीज, एक सिंपल ये आपको अल्सर क्रॉन्स होने से कितने सारे डिजीज हो गए, फिस्तुला, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस। और की अगर बात करोगे तो म्यूकोसा के लेयर में हमें क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे क्रिप्ट प्रेजेंट होता है, क्या क्रिप्ट। अब इस बीच में क्रिप्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो गया, इस यहाँ भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, क्या यहाँ क्रिप्ट में। ये क्रिप्ट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये इंटेस्टाइन है मान के चलो, ऐसे क्रिप्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे मतलब क्रिप्ट मतलब विली, इसको क्या बोलते हैं विली, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच इसका जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं क्रिप्ट। यहाँ भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे क्रिप्टाइटिस, क्रिप्टाइटिस। तो ये क्रिप्टाइटिस भी एक हो सकता है। कितने सारे डिजीज हो गए, जो एक क्रॉन्स होने से कितने सारे कंडीशन आ गए आपको, पेरिटोनाइटिस हो गया, परफोरेशन हो गया, फिस्टुला हो गया, क्रिप्टाइटिस हो गया, इसमें इन्फ्लेमेशन, क्रिप्ट वाले में इन्फ्लेमेशन। तो कितने कंडीशन हो गए, 4 कंडीशन हो गए, है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, बताओ। अब उसको देख लेते हैं, क्रॉन्स में एक बीमारी, एक क्रॉन्स से आपको कितना बीमारी हो गया, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन, क्रॉन्स। लेकिन 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 एक सवाल आ जाता है यहाँ पे मैलिग्नेंसी का, कैंसर का। सबसे सेफ कौन कैंसर के लिए, ये, इसमें कैंसर नहीं होता है और इसमें कैंसर होता है, यही अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्योंकि इसमें 2 ही लेयर डैमेज है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। जो कंटेंट है आपका स्टमक का अंदर में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। और इसमें तो बाहर निकल जा रहा है आपका कंटेंट, क्योंकि सारा लेयर परफोरेशन होकर डैमेज होकर बाहर निकल जा रहा है, और उसमें एक ही जगह आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये ज्यादा चांस है इसमें क्या, कैंसर मैलिग्नेंसी का, ठीक है। तो मैलिग्नेंसी का लिख लो इस पर, अभी मैलिग्नेंसी मत लिखो, अभी इसको देख लो। अभी इसमें क्या होता है, 2 लेयर इन्वॉल्वमेंट कौन कौन होता है, ओनली म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, 2 ही लेयर इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में है ना। चलो इसमें लिख लो, यहाँ पे क्रिप्टाइटिस देख लिया, क्रिप्टाइटिस देख लिया ना कैसे होता है, यहाँ पे क्रिप्ट के भी जो बीज होता है उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिप्टाइटिस बोलते हैं। चलो अब लिखते चलो, परफोरेशन, परफोरेशन, उसका पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस, उसके बाद फिस्टुला, फिस्टुला, उसके बाद क्रिप्टाइटिस, क्रिप्टाइटिस, ठीक है। चलो इतना देख लो। परफोरेशन क्या होगा इसमें, प्रेजेंट, पेरिटोनाइटिस क्या होगा, प्रेजेंट, फिस्टुला क्या होगा, प्रेजेंट, क्रिप्टाइटिस क्या होगा, प्रेजेंट, प्लस एंटी प्रेजेंट। इनको नहीं समझ में आ रहा, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट होता है, यहाँ क्या होगा एब्सेंट, ये इसमें सारा एब्सेंट होगा क्योंकि कोई फीचर नहीं आ रहा है इसमें, एब्सेंट एब्सेंट, ठीक है। समझ में आ रहा क्या लिखा मैंने, ये ऊपर वाला अलग है, इसको मिक्स मत करना, समझाने के लिए मैंने लिखा था कि कैसे क्या क्या डिजीज कंडीशन हो सकता है। अगर किन्हीं को छापना होगा तो छाप लेना ये वाला भी, लेकिन ऐसे ऐसे बना के लिखना। परफोरेशन क्या होगा इसमें, होगा प्रेजेंट, पेरिटोनाइटिस क्या होगा, प्रेजेंट, फिस्टुला क्या होगा, प्रेजेंट, क्रिप्टाइटिस क्या होगा, प्रेजेंट, लेकिन इसमें ये सब में से कोई कंडीशन नहीं होगा। समझ में आया। अब चलो वेट लॉस की अगर बात करें, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उस टाइम, वेट लॉस या माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, चलो बाद में माही माही करना है। अभी देखो वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन किस में होगा, इसकी बात कर रहे हैं। इलियम किसकी बात कर रहे हैं, कोलोन। इलियम में क्या होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या इसमें प्रेजेंट होगा, बताओ, इसमें होगा वेट लॉस होगा इसमें, और होगा तो कैसा होगा, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, क्या होगा, सीवियर होगा। सीवियर वेट लॉस क्या होगा इसमें, सीवियर, सीवियर वेट लॉस। और इसमें मिनिमल, इसको लेना देना ही नहीं है, मिनिमल क्यों लेना देना नहीं है,
क्योंकि इसमें आपका कोलोन का इन्वॉल्वमेंट है। कोलोन में क्या ही होता है, मतलब सारा एब्जॉर्प्शन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिनिश हो जाता है, बचा कुचा कुछ थोड़ा बहुत वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा सही से, तो जाहिर सी बात है खाना आप जो खाओगे आपको देह में लगेगा नहीं, तो वेट बढ़ेगा नहीं, है ना। तो वही चीज़ है, मिनिमल वेट लॉस। मैलिग्नेंसी एक लिख लो, मैलिग्नेंसी की चांसेस किस में ज़्यादा है और किस में कम है। मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर, इसमें कैंसर हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है, लेस चांस। ठीक है, लेस चांस, LESS, लेस मतलब ना के बराबर। इसमें क्रॉन्स में क्या होगा, ना के बराबर मैलिग्नेंसी होगा। क्या, ना के बराबर मैलिग्नेंसी होगा। इसमें मोर चांस। ठीक है, इसमें ज्यादा हो सकता है, चांस ज्यादा है इसमें। लैंग्वेज पे मत जाना, फोकस करो जो कंटेंट बताया जा रहा है। लैंग्वेज इधर उधर भी हो सकता है, इंग्लिश थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो सकती है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जो कंटेंट यहाँ डिलीवर किया जा रहा है कि हाँ जो समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज डजंट मैटर। आप अगर समझ रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, अगर कंटेंट को समझ रहे हो तो वो डिपेंड करता है, ना कि आप इंग्लिश में आके बोलो हे गाइस व्हाट्स अप टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट नर्सिंग। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बताऊं सर से उड़ जाए। बात ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर बोलूं आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसमें मैलिग्नेंसी क्या है, लेस चांस, और इसमें क्या है, मोर चांस। मतलब इसमें कम मैलिग्नेंसी की चांस नहीं है क्रॉन्स में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज्यादा चांस है मैलिग्नेंसी की। ब्लडी डायरिया की अगर बात करें, खूनी ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया, ब्लड डायरिया किस में हो सकता है, जल्दी बताओ। ये भी कॉमन, एकदम कॉमन बेसिक चीजें हैं सारी। ब्लड डायरिया कहाँ हो सकता है, रेक्टम किसके कम नजदीक है, रेक्टम, कोलोन किसके, सॉरी कोलोन किसके नजदीक है, रेक्टम के नजदीक है। रेक्टम में क्या होता है, स्टूल आपका जाके स्टोर होता है। तो ब्लड डायरिया का किसका, किसमें ज्यादा चांस हो सकता है, जल्दी बताओ। कोलाइटिस में। क्यों कोलाइटिस में, यहाँ लिख लो, मोर कॉमन, मोर कॉमन। इसमें लिख लो लेस कॉमन। उसमें क्यों ज्यादा चांस है ब्लड डायरिया का, क्यों ज्यादा चांस है, जल्दी बताएंगे आप लोग। क्योंकि 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 जो सारा एब्जॉर्प्शन का काम हो गया यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद जो उसको फीकल को, जो बाहर फीकल सब्सटेंस को बाहर निकालना है, तो ये कहाँ पे होगा आपका, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब कोलोन वाले रीजन में होगा। तो कोलोन कहाँ, रेक्टम, कोलोन बगल में ही, वहाँ से फीकल को निकालना है, तो वहाँ पे क्या, फ्रेश ब्लड आएगा। अगर मान लो कोलोन में अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लडी डायरिया हम उसको कंसिडर करेंगे। कोलोन में क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो वो क्या हो गया, ब्लडी डायरिया। ठीक है, और इसमें होगा तो एब्जॉर्प्शन का काम है। फिर आप मान लो अगर ब्लीडिंग होता है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लॉटेड ब्लड हो जाएगा, है ना, मेलिना बोल सकते हैं जिसको, ब्लैक स्टूल। तो ये छोड़ दो, अब हो गया इतना, इसको लिखो जल्दी से, उसका फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी खत्म नहीं होने वाला, अभी पूरा आज लेक्चर खत्म करके जाएंगे आज पूरा, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है किसी को। ठीक है बाबू लोग, चलो अब इसको मिटा दिया जाए। मिटा के अब थोड़ा सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। चलो इतना समझ में आया कौन क्या है, किसी से क्वेश्चन करेंगे बता दिया जाए, कोई लेट नहीं करेगा बताने में, आंसर आनी चाहिए मुझे सबकी। बबुआ आंसर सबकी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो फिर देख लेना, मेहनत काफी लगती है। चलो क्या देखो हम लोग, अब थोड़ा सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में करेंगे, उसका खत्म, ये डिजीज कंडीशन खत्म। उसके बाद फिर हम लोग फिर से वापस कल चलेंगे IBS, ये IBD है, कल IBS पढ़ेंगे हम लोग। IBS में ज़्यादा नहीं जानना है कुछ, क्योंकि मैंने शुरू में आपको पढ़ा दिया है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब, सॉरी, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। क्या चीज चले अभी हम लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। चलो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, लिखते चलो सबसे पहले सब लोग, इसकी बात करें, फीवर,
मतलब हम बताते चलेंगे मैलाइस एनीमिया, अर्थाल्जिया, डायरिया 3 to 4 times, abdominal pain, flatulence, weight loss। ठीक है, इधर कोई लिखो फीवर, malaise, एनीमिया, अर्थाल्जिया, लिखो डायरिया, इसमें लिखो 15 to 20 times विद पस के साथ। ठीक है, डायरिया क्या होगा 15 to 20 times विद पस। ब्लड लिख सकते हो, एंड ब्लड। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। ओके चलो, ठीक है, इतना सारा है, समझाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्रॉन्स में क्या क्या हो सकता है, फीवर आएगा, उसमें भी फीवर आएगा। मैलाइस, मैलाइस कहने का मतलब कि यहाँ साइड में लिखते हैं, मैलाइस का मतलब कि मैलाइस मतलब मसल्स पेन, देखो मसल्स पेन विद फैटिग, मसल्स पेन विद फैटिग। कहने का मतलब फैटिग मतलब क्या, थकावट, टायर्डनेस, फैटिग का मतलब थकावट के साथ क्या होगा, मसल पेन होगा। इस कंडीशन में क्रॉन्स में मसल पेन मतलब लगेगा एकदम सुस्त, थके। ठीक है, दोनों में होगा। एनीमिया दोनों में कंडीशन में होगा, लेकिन इसमें सीवियर एनीमिया का केस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ब्लड डायरिया हो रहा है। इसमें मिनिमल है, ना के बराबर है, तो इसमें कम चांस, उसमें ज्यादा है। अर्थराल्जिया का मतलब सब लिख लो, अर्थराल्जिया जॉइंट पेन, सीधा याद रखना, जॉइंट पेन, वो वाला जॉइंट नहीं, जॉइंट वाला, जोड़ वाला जॉइंट। ठीक है, जॉइंट पेन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेसिकली। ऑटो इम्यून मतलब अपना इम्यून जो है, इम्यून सिस्टम अपने पे हावी हो जाता है, वही ऑटो इम्यून। जॉइंट पेन क्या होगा, अर्थराल्जिया मतलब जॉइंट पेन, कहीं भी जोड़ होगा जॉइंट पेन होगा। ठीक है, डायरिया 3 से 4 बार, उसमें डायरिया क्या होगा 15 से 20 बार विद पस एंड ब्लड, पस और ब्लड के साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और इसमें क्या होगा क्रॉन्स में, डायरिया 3 to 4 टाइम्स मान के चलो। एब्डोमिनल पेन इसमें भी होगा, एब्डोमिनल पेन उसमें भी होगा, क्रैम्पिंग के साथ। इसमें फ्लैटुलेंस मतलब फ्लैटुलेंस क्यों होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो इलियम में अगर मान लो आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है सही से, तो एयर पास होगा, फ्लैटुलेंस इसको बोलेंगे। ठीक है, और इसमें वेट लॉस का सिम्टम्स इसी में होगा, उसमें वेट लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें, उसमें वेट लॉस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर काम नहीं करेगा सही से तो वेट लॉस होगा ही, क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, फूड पार्टिकल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही से आपकी बॉडी को नहीं जा रहा, आपका बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, तो क्या होगा, वो क्रॉन्स में ही होगा वेट लॉस, उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसको ले जाते नहीं है, वो तो कोलोन का बात है, सीकम कोलोन रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें कोई एब्जॉर्प्शन होता नहीं है ना। समझ में आया? बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि इजी बनाया जा सके, बोल मत होना। ठीक है, उसका एब्डोमेन ये देखते हैं। चलो लिख लिया, नहीं लिखा तो बैक करके लिख लेना जल्दी जल्दी, अब लेट बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुरंत प्रभाव में काम करना है, लेट नहीं करना है। अब क्या देखेंगे हम लोग, लास्ट नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या क्या टेस्ट करेंगे हम लोग, अब आप जो टेस्ट पे देखते हैं। उतनी देर से हम लोग ऐसे ही लाइन बना के लिख रहे थे। अब इसके बाद टेस्ट लिखने के बाद
फिर हम लोग वापस आ जाएंगे नॉर्मल मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट दोनों का सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखो इसमें एक टेस्ट कराते हैं, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये किस में हो रहा है, इलियम में हो रहा है। इलियम किसका पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई, सब इंस्पेक्टर नहीं समझना, एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, सब इंस्पेक्टर नहीं। तो इसमें एक टेस्ट कराएंगे, सबसे पहला टेस्ट का नाम लिखते हैं डी, लिखो डी जाइलोज, जाइलोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें एक टेस्ट कराएंगे क्या, डी जाइलोज टॉलरेंस टेस्ट। देखेंगे इसका मतलब भी, देखेंगे क्या होता है, पहले लिखते चले, एक्सरे, एक्सरे के बाद सीटी, उसके बाद बेरियम स्वेलो, स्वेलो बेरियम स्वेलो स्टडी, बेरियम मील स्टडी बोल सकते हैं इसको, बायोप्सी, बायोप्सी। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें पहले सीईसीटी लिख लो, कंप्यूटर एनहांस कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीईसीटी हो गया, सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी। अब देखो इसमें अलग हो जाएगा, इसमें क्या था, बेरियम सॉलो था, इसमें बेरियम एनीमा हो जाएगा। बताएंगे क्यों एनीमा होगा, घबराना नहीं है। बेरियम एनीमा स्टडी, कंफर्मेटरी बायोप्सी, कंफर्मेटरी बायोप्सी, ठीक है। उसके बाद रेक्टल, रेक्टल बायोप्सी, रेक्टल बायोप्सी, रेक्टल बायोप्सी, ठीक है। ICTAL, चल लिख लो जल्दी से पहले। देखो इसको प्रोक्टोस्कोपी किसके लिए करते हैं, रेक्टम के लिए करते हैं, याद रखना। प्रोक्टो मतलब क्या, रेक्टम होता है, रेक्टम स्कोपी हो गया। चलो अब समझो, यहां से देखो पहला डी क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, मतलब आप टेस्ट कर रहे हो, लिख लिया, लिखने के बाद आ जाओ, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक, हाँ कैमरा चालू है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट हमने लिखा डी जाइलोज टॉलरेंस टेस्ट। आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा सब लोगों ने। इस टेस्ट में होता क्या है, देखो पहले पेंटोज, क्या पांच वाला पेंटोज, क्या था जाइलोज, एग्जाम्पल ले लो इसका, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम पेशेंट को जाइलोज स्वेलो करवाएंगे, कितना, मान लो 100% देना है, ठीक है। किसी पेशेंट को इनटेक करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। पेशेंट ले लिया, लेने के बाद क्या करेगा, 50% उसका पेंटोज जितना अमाउंट हमने दिया है उसका यूरिन में फाइंड होना चाहिए, यूरिन में फाइंड होना चाहिए, यूरिन में आना चाहिए, कितना, 50%। अगर मान लो 100% जाइलोज हमने पेशेंट को दिया, गिव टू पेशेंट, तो 100% अगर दिया तो 50% यूरिन में उसका फाइंड होना चाहिए। अब क्यों, इससे क्या मतलब है, देखो क्या मतलब है, क्यों आना चाहिए 50%। अगर मान लो हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं ये जाइलोज लिया उसने, स्मॉल इंटेस्टाइन के टनल में गया हुआ, टनल इलियम में, ठीक है, इलियम में गया, इलियम में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होकर ये क्या होगा, फिर आपका यूरिन में जाएगा, यूरिन फॉर्म होगा। तो मान लो 50% तो बाहर निकलेगा ना यूरिन के फॉर्म में, समझ में आया, 50% यूरिन फॉर्म होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, तभी तो 50% यूरिन बनेगा। नहीं एब्जॉर्ब हुआ तो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको क्या
क्रॉन्स डिजीज है, ड्यू टू क्रॉन्स क्या बोलेंगे इसको, ड्यू टू क्रॉन्स एब्जॉर्प्शन इज नॉट एबल टू फंक्शन। ठीक है, समझ में आया। क्रॉन्स अगर हो गया तो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन नहीं होगा, जैसे एब्जॉर्प्शन का फंक्शन नहीं होगा आपके इसमें इलियम में, तो क्या होगा, यूरिन में 50% क्या जाइलोज नहीं आएगा। ये टेस्ट डी जाइलोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको 100% जाइलोज को दिया जाता है, इंटेक कराया जाता है पेशेंट को, और एब्जॉर्ब होकर क्या होता है 50% यूरिन में आता है। 50% यूरिन में नहीं फाइंड हुआ तो क्या बोलेंगे, तो उसको पेशेंट को क्रॉन्स है। ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन इसको ऐसा कराते हैं। एक्सरे करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं। बैरियम सॉल्वेंट स्टडी, बैरियम सॉल्वेंट स्टडी, किसी पेशेंट को बैरियम सॉल्वेंट मतलब पीना होता है, तो वो पिएगा, उसका जैसे पिएगा वो आप ग्राफ निकालोगे उसका, तो उस पर वो ग्रीन दिखता है, जिस कलर का रहेगा उस कलर का दिखेगा, डिस्प्ले होगा आपका। जैसे जैसे आपने पिया, तो पीने के बाद जैसे जैसे इसोफेगस से जैसे जैसे उसने ट्रेवल किया, वो पूरा एक पाथवे बन जाता है ना, वो बैरियम का। उसका बायोप्सी कर सकते हैं हम लोग। बायोप्सी करना इतना आसान नहीं है, इंटेस्टाइन का थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी बायोप्सी हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी वही सीईसीटी बोलो, सॉरी सीईसीटी नहीं, सीटी बोलो, सिर्फ सीटी कर सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिग्मोइडोस्कोपी। अब इसमें जितना हम लोग प्रोसेस कर रहे थे बाई माउथ कर रहे थे ऊपर से, अब इसमें नीचे रेक्टल का यूज करेंगे, एनस का यूज करेंगे इस प्रोसेस को करने के लिए। सिग्मोइडोस्कोपी एनस से ही होगा, कोलोनोस्कोपी एनस से ही होगा, प्रोक्टोरेक्टम का स्कोपी भी एनस से ही होगा। बेरियम एनीमा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेरियम सोलो स्टडी और बेरियम एनीमा का यूज करेंगे। एनीमा कहने का मतलब कि एनस से इंसर्ट करेंगे हम लोग। कंफर्मेटरी बायोप्सी करना भी उतना आसान नहीं है, दोनों के लिए बायोप्सी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी ही होता है। बायोप्सी के लिए समझ रहे हो ना, चीर फाड़ करना फिर वहाँ से निकालना। रेक्टल बायोप्सी क्यों, क्योंकि इसमें क्या मैंने बताया था आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या कोलोन सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रेक्टम में होता है, सॉरी सबसे पहले क्या चांस होता है रेक्टम में होने का, रेक्टम के बाद फिर क्या होता है कोलोन में, पहला चांस क्या रेक्टम में होने का, तो इसलिए रेक्टल बायोप्सी भी कराते हैं इसमें। ठीक है, इतना लिख लिया, जल्दी से लिखो इस चीज़ को, नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे कहाँ पे, अब मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, डाइट अपना देख लेंगे। चलो ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसका कहानी खत्म। अब डायरेक्ट मैनेजमेंट लिखेंगे, चलो, क्योंकि मैनेजमेंट दोनों का सेम होगा। मैनेजमेंट के बाद छुट्टी आप लोगों की। इतना बड़ा टॉपिक था, एक दिन में निपटा दिया हम लोगों ने। चलो बाबूलाल लोग, फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, आगे ही जाएंगे, पीछे तो नहीं आना है हम लोगों को। चलो लेकिन पीछे रिवीजन करने जरूर आना, नहीं रिवीजन करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का जितना मैनेजमेंट आपने देखा होगा, सब में हमने लिखा है आपको डू एनपीओ। एनपीओ मतलब नथिंग पर ओरल, मतलब पेशेंट को कुछ खाने पीने को नहीं देना है। ठीक है, डू एनपीओ। एनपीओ तो दो को होगा, एक्सकार्बेशन होता है एक, एक्सकार्बेशन और एमिशन। ये दोनों सिम्टम्स आपको दिखेंगे। एक्सकार्बेशन कहने का मतलब कि ये एक्यूट है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत सीवियर होता है, मतलब इसके बहुत सीवियर आपको लक्षण दिख जाएंगे। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा एब्नॉर्मल पेन हो सकता है, सीवियर। एक्सकार्बेशन कहने का मतलब क्या, सीवियर लिख सकते हो, सीवियर, इसको एक्यूट फेज लिख सकते हो। और एमिशन में होता है क्या, मिनिमल रहेगा, क्या मिनिमल क्लिनिकल फीचर, मतलब साइन एंड सिम्टम्स बहुत कम दिखेंगे आपको। ये क्रोनिक होता है, ये लंबे टाइम के लिए एमिशन, और वो सीवियर है, तुरंत दिखेगा, तुरंत प्रभाव में खत्म। तो डाइट की बात कर रहे हैं, एनपीओ, जब इसका ट्रीटमेंट आप लोग कर लोगे, नहीं कर रहे हो, मतलब प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कम है, सिम्टम्स दिख रहा है, तो उस टाइम आप डाइट क्या रखोगे पेशेंट का। तो डाइट के लिए देखो आप रेमिशन के टर्म में, इसमें तो कोई डाइट दोगे ही नहीं एक्यूट फेज में, आपको पहले दवा देना होगा, उसको ठीक करना होगा। रेमिशन के फेज में क्या कर सकते हैं हम लोग, हाई कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्यों, क्योंकि हमारा माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का।
लो फैट डाइट, रिच विटामिन, कौन सा के एंड ए एंड ई, ये तीनों विटामिन देंगे। लो फाइबर, लो फाइबर क्यों, लो फाइबर क्यों देंगे जल्दी बताओ आप लोग। एक तो पेशेंट ऑलरेडी परेशान है डायरिया से, ज़्यादा फाइबर दे दिया तो मर ही जाएगा यार वॉशरूम जाते जाते, तो इसलिए क्या करेंगे, लो फाइबर देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे। उसके बाद क्या अवॉइड करेंगे, मिल्क, अवॉइड मिल्क। क्यों मिल्क अवॉइड करेंगे, क्योंकि मिल्क का डाइजेशन होगा नहीं प्रॉपर, फिर नहीं होगा तो फिर डायरिया वाला केस आ जाएगा पेशेंट को, बेचारा डायरिया से ही मर जाएगा वो। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें, मेडिकल मैनेजमेंट, इसका लास्ट सर्जिकल होगा, सबको छुट्टी मिल जाएगी, घबराना नहीं है, तुरंत धैर्य रखना है, बस धीरे धीरे सब चीज़ होता है, जल्दी में कुछ नहीं होता है। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो देखो सबसे पहले मैं कंपोजिशन बताऊंगा आपको, कंपोजिशन नया लगेगा, नहीं डरना है, बस नाम याद करते चलना है, कंपोजिशन को रटना है बस। जैसे एक मैंने लिख दिया आपको एंटी डायरियल, क्या देंगे, एंटी डायरियल, मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, आपने सिम्टम्स में देखा था, सिम्टम्स के ही बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। कभी भी कोई डिजीज कंडीशन आप देखोगे तो सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होता है, कभी भी ऐसा नहीं कि कोई मंत्र मार दिया, जादू मार दिया तो एकदम जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। हमने मान लो किसी को अगर किसी को अगर मान लो डायरिया हो रहा है, तो डायरिया में कंडीशन में क्या होगा, वॉमिटिंग भी होता है, लूज मोशन भी होता है कि नहीं है, तो मतलब डिहाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन ले लो, डायरिया नहीं, डिहाइड्रेशन में क्या हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है। तो अब उस कंडीशन में हम डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कोई मंत्र नहीं फूकेंगे कि एकदम हाँ डिहाइड्रेशन उसका ठीक हो गया। डिहाइड्रेशन ठीक करने के लिए हमें उसके तो पहले सिम्टम्स को समझना होगा, साइन एंड सिम्टम्स की क्या क्या उसको फीचर्स आ रहे हैं। तो अगर वो पेशेंट को मान लो बहुत बार इरेगुलर बाउल हो, मतलब बहुत बार वो जा रहा है पेशेंट, ये वॉशरूम जा रहा है, चाहे बहुत बार वो वोमिट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये बहुत बार वॉशरूम जा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या चलाएंगे, एंटी डायरियल ड्रग चलाएंगे। बहुत बार वो ये वोमिट कर रहा है तो उसको एंटीमाइटिक देंगे, है ना। वैसे सिम्टोमेटिक मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, ये नहीं कि मंत्र जादू नहीं करते हैं, समझ लेना इस चीज़ को। तो सबसे पहले देखो एंटी डायरियल की बात करें, एंटी डायरियल, देखो एंटी डायरियल समझते हो ना, एंटी डायरियल मतलब क्या होता है, एंटी डायरियल ड्रग क्या करता है, बेसिकली आपके जो भी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। आपका डायरिया क्यों होता है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो गया, तो एब्जॉर्प्शन का काम होगा नहीं, सही से काम नहीं होगा। तो उस इन्फ्लामेशन को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को, ताकि इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़े वहाँ पे। तो क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग का फंक्शन क्या है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का, इन्फ्लामेशन डिक्रीज करने का, ठीक है, इसका एंटी डायरियल का काम है। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करेंगे एंटी डायरियल में, DOC, तो कौन कौन से, दो, ज़्यादा नहीं, दो। अब मैंने आपको लिखा दिया है डायरियल ड्रग का, पीछे आप कॉपी पलटना, अगर नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो आप इसी में मेरे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जाना, मैंने जहाँ मैंने आपको डायरिया पढ़ाया है उसमें मैंने बहुत सारे ड्रग के आपको नाम बताए थे, जैसे सल्फा सैलाजीन, एक ये हो गया कंपोजिशन, और एक और बताया था मेजाजीन, ये दो कंपोजिशन मैंने आपको बताया था एंटी डायरियल में, ठीक है। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी भी, एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं। मान लो एंटी डायरियल नहीं काम कर रहा तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी देंगे, स्टेरॉयड दे सकते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल, मान लो आपको पता नहीं है पेशेंट को डायरिया किस कंडीशन में, माइक्रोबियल भी हो सकता है, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल में लिख लो कौन कौन सा, मेटेंडाजोल बहुत ही कॉमन है, आप लोग खाते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है हम लोग का लूज मोशन माइक्रोबियल के कारण ही होता है। DAGOL, मेटेंडाजोल, और एक और सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिख लो, क्या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये दो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, और हम लोग को ज़्यादातर जो होता है डायरिया या लूज मोशन इसी कारण होता है, माइक्रोब्स के कारण ही होता है, तो एंटी माइक्रोबियल ही चलाते हैं हम लोग ज़्यादातर, ठीक है। उसका इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो कहने का मतलब जो आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून को सप्रेस करे, कौन कौन है, साइक्लोस्पोरिन होता है,
साइक्लोस्पोरिन, और एक आ गया आपका, सिर्फ एक ही लिखो। और साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा ड्रग है, कभी भी याद रखना इसको ग्रेप के साथ मिक्स मत करना। कि ग्रेप मतलब कि किसी पेशेंट को ग्रेप का अगर मान लो कोई पेशेंट अगर ईट कर रहा है तो उसको साइक्लोस्पोरिन के साथ मत देना, नहीं तो सीवियर इसका साइड इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इम्यून मॉड्यूलेटर, इम्यून मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, इम्यून मॉड्यूलेटर मतलब रिटुक्सिमैब, रिटुक्सिमैब, इनफिक्सिमैब, इनफिक्सिमैब, इम्यून मॉड्यूलेटर, इम्यून को मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, इतना सारा हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं दोनों का, क्रॉन्स का और अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। समझ में आया? मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी डायरियल क्यों? इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने के लिए। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सा एंटी डायरियल में? सल्फासालाजिन और मेजाजालाजिन, मेजाजालाजिन। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करें तो एस्टेरॉयड हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी एस्टेरॉयड। इम्यूनो सप्रेसेंट की बात करें तो साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन क्यों, कहाँ अवॉइड करना है? ग्रेप्स के साथ नहीं, ग्रेप्स के साथ एकदम नहीं देना है पेशेंट को, अवॉइड करना है उस टाइम। उसके बाद फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर में रिटुक्सिमैब और इनफिक्सिमैब। और एंटी माइक्रोबियल में सबसे फेमस नाम मेट्रिंडाजोल, जो आप लोग भी खाते हो, हम लोग भी खाते हैं, सब लोग को याद रखना चाहिए मेट्रिंडाजोल, जो मेट्रॉन, जो इन्फ्यूज़न चढ़ाते हो पेशेंट को हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जो जाते हो ट्रेनिंग के लिए, उस टाइम याद हो मेट्रॉन चलाना है, मेट्रॉन चलाना है। तो वही मेट्रॉन मेट्रिंडाजोल ग्रुप से ही बिलोंग करता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया आपका। ये दो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जो कि आपके सारा बेसिकली मैनेजमेंट क्या है इसमें आपका मैनेजमेंट, जितना जो ड्रग मैंने लिखाया है सारा मैनेजमेंट क्या आपका इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए है। और तो इसमें है ही नहीं मेडिकल मैनेजमेंट। बाकी फिर सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करोगे आप लोग। चलो मिटा दो इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा सर्जिकल मैनेजमेंट लास्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इसका छुट्टी हो जाएगा, घबराओ नहीं, अब छुट्टी हो जाएगा। सल्फासालाजिन, रिटुक्सिमैब, इम्यून मॉड्यूलेटर का काम हो गया। ये बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, पता रहता तो एक ही बार में सारा चीज़ कंप्लीट करा देते हैं। एक ही डिजीज पूरा। चलो अब क्या करने वाले हैं हम लोग अभी? सर्जिकल मैनेजमेंट। अब क्या देखते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें, अवॉइड करते हैं इसमें ये किसकी बात करें हम लोग? क्रॉन्स की। अवॉइड करते हैं ड्यू टू रीऑकरेंस। तो अवॉइड क्यों करते हैं क्रॉन्स? कि मान लो कहीं से एक जगह आप सर्जरी करके उस पार्ट को मतलब क्रॉन्स को हटाओगे, फिर क्या होगा, वो दूसरी जगह फिर रीऑकरेंस हो जाता है। तो इससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एनास्टोमोसिस कर दो, मतलब लिख देते हैं दूसरा इसका पॉइंट। इससे अच्छा है कि आप क्या बोलते हो, इंटेस्टाइनल रिसेक्शन करो। क्या? इंटेस्टाइनल रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस, ये कहने का मतलब कि उस पार्ट को, इलियम को कट करके फिर इंटेस्टाइन को जोड़ दो आगे, मतलब उसमें कोई कंटेंट ना जाएगा में, फिर नहीं जाएगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ये सर्जरी करने से। इसलिए इसका सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिऑकरेंस का चांस होता है इससे। तो आप यही एकमात्र सर्जिकल इंटरवेंशन है इसका कि आप उस जहाँ पे वो चीज़ है जो आपको क्रॉन्स जहाँ पे है, जिस रीजन में ये इसमें क्या बोलते हैं इलियम में, उसको कट करो और कट करके फिर बाकी इंटेस्टाइन को उससे बाईपास कर दो। यही उपाय है। ठीक है, एनास्टोमोसिस मतलब वापस जोड़ देना इंटेस्टाइन को। ठीक है, क्रॉन्स देख लिए। अल्सरेटिव यूसी को देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं? पार्शियल कर सकते हैं, पार्शियल कोलेक्टोमी, पार्शियल कोलेक्टोमी, कंप्लीट कोलेक्टोमी, उसके बाद इलियोस्टोमी कर सकते हैं,
इलेस्टोमी का इसमें कोई यूज नहीं है, हालांकि इलेस्टोमी वहाँ होगा, छोड़ दो उसको। चलो एक देखो, एक होता है नोट्स, ये लास्ट नोट्स। नेचुरल ऑरिफिस, इसका फुल फॉर्म देखो, नेचुरल ऑरिफिस, ऑरिफिस का मतलब समझ जाना, ट्रांस लूमिनल, लूमिनल ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी। ये कहने का मतलब नेचुरल ऑरिफिस मतलब नेचुरली जो छेद यानी आपके एनस से, ठीक है, ये एनस से ये सर्जरी होती है, ये इसका स्टेप है, एनस से आपका इंसर्ट होता है, कोई एक्सटर्नल कट, कोई इंसिजन नहीं लगता है इसमें, एनस से आपके ये मतलब क्या बोलते हैं, मशीन जाते हैं इंसिजन के लिए, और जो 2 लेयर जो जहाँ डैमेज थे आपके, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसका सर्जरी होता है, एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, रहने देते हैं, कल फिर हम लोग देखेंगे IBS। कल क्या करेंगे हम लोग? IBS। IBS का फुल फॉर्म देख लो, इरिटेबल बाउल क्या सिंड्रोम, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये हम लोग कल वाले लेक्चर में करेंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ अगर है तो वो भी देख लेंगे हम लोग, 1-2 टॉपिक और, अगर ये छोटा रहा तो एक टॉपिक और ऐड कर सकते हो उसमें। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं। अगर आज के लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, कमेंट डाउन करो, और अच्छे प्यार मोहब्बत वाले संदेश दो। अगर यहाँ तक देख चुके हो तो आपके डेडिकेशन को सलाम, क्योंकि आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो। यहाँ तक जिसने बर्दाश्त कर लिया, इस लेक्चर को देख लिया, इंटरेस्ट लेकर देखा, तो सलाम है आपको, क्योंकि 1 घंटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखना बहुत बड़ा बात होता है, ये लाइव नहीं है। तो लाइव रहता तो मजाक मस्ती करते, फिर चलता भी है, कोई नहीं, लाइव भी आएंगे हम लोग। आप कुछ व्यूवर्स बढ़ाओ, आप लोग कुछ यार दोस्तों को अपने फॉरवर्ड करो इस लेक्चर को, बोलो कि हाँ एक सर हैं, पढ़ाते भी हैं, तो थोड़ा सा देखना स्टार्ट करें वो लोग। जैसे व्यूवर्स बढ़ेंगे मैं कोशिश करूँगा लाइव आके पढ़ाने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, बाय।